एकदम ध्यान से सुनना है। और पेपर नंबर 7 का पूरा कहानी बता देते हैं भाई। पेपर नंबर 7 का ये जो 100 मार्क्स का पेपर नंबर 7 DT एंड IDT है, पहले अच्छे से सुन लो, घबराना नहीं। जो तुम पढ़े हो बहुत अच्छा पढ़े हो, लेकिन आज जो हम बताएंगे बहुत काम का बात बताएंगे। तो ये जो DT है, ऐसा जो दिख रहा है कि यहाँ से 10% आएगा, यहाँ से 25% आएगा, यहाँ से 15% आएगा, ये सब बेकार का बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है, पहला ये बता दिए। सारा चैप्टर पढ़ के जाना है। जो वहाँ आएगा करते जाना है, जो नहीं आएगा छोड़ते जाना है। पहले वहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते जाना है, बाद में समय बचा तो करेंगे। DT का MCQ तुम लोग से ज़्यादा नहीं बन पाएगा, हम पहले बोल दे रहे, तो वहाँ घबराहट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 MCQ सही होगा तुम लोग का। हाँ ठीक है, हम बता देंगे, सच्चाई बता दी, वहाँ जाके पता चलेगा तो तुम शायद बोलोगे कि हमको कोई बताया नहीं था। बता दिए, अब वहाँ घबराना मत। मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 7, उससे ज़्यादा सही नहीं होगा। 10 हो गया तो समझ तुम्हारा 60 आ गया, ठीक है। हाँ सब DT का बोल रहे, 10 अगर राइट हो गया तो मतलब। और अगर पेपर बहुत इजी आ गया तब तो कोई बात नहीं, जनरली पेपर इसका इजी ही रहता है। DT का पेपर इजी रहता है, कभी टफ नहीं आया आज तक, ठीक है। टफ अगर आता है कभी कभी तो कॉस्ट का और दूसरा अकाउंट्स का। लॉ का भी बहुत टफ नहीं रहता, पढ़ा हुआ नहीं रहता इसलिए टफ लगने लगता है। लॉ का टफ जनरली नहीं रहता है। चलो पहले सुनोगे तो DT और IDT, पहले दोनों बात अच्छे से एकदम 1.5 घंटा में तुमको पूरा बात बता देंगे, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक दिन का तैयारी कैसे करना है। क्योंकि अगर सैलरी पढ़ने जाओगे, 7 जो यहाँ 14-15 क्लास पढ़े हो उसमें 7 ही नंबर का आता है, तो 7 नंबर के लिए 14 क्लास का जरूरत नहीं होता है। पहले DT में 5 हेड्स ऑफ इनकम अच्छे से करना, स्पेशली टोटल इनकम कैलकुलेट करना, ये आना चाहिए। एक क्वेश्चन कभी कभी 14 नंबर का आ जाता है, ठीक है। टोटल इनकम में कैलकुलेट करना कैसे, जो PL दे देगा, PL से सब कुछ टोटल इनकम निकालना, ठीक है। उसके बाद अगर छोड़ना है तो कैपिटल गेन छोड़ने का कोशिश करना है। क्या छोड़ना है कि नहीं, क्या चीज छोड़े, तो कैपिटल गेन छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा है और 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। अदर सोर्स नहीं छोड़ना है, क्योंकि 5-7 नंबर का। अब इसमें पांचों हेड जो अदर सोर्स के साथ तो ऐसा कोई रूल नहीं है, 2 बार आया, तीसरा बार ऐसा नहीं भी आ सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगर तुमको दिख रहा है 2 बार पेपर पे, ठीक है। अगर छोड़ना है तो कैपिटल गेन छोड़ना, क्योंकि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम ये बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे छोड़ना है, पढ़ना सभी कुछ है। हम उसके लिए बता रहे हैं जिसको थोड़ा कम पढ़ना है, जो सब पढ़ा है वो उसके लिए क्या है बताना। तो देखो, तो एक है टोटल इनकम कैलकुलेशन, सैलरी के साथ बिजनेस क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल। कितना साल का है पैटर्न, देखिए कितना टर्म का, नहीं 22 का बताओ। 23 जून, क्योंकि 3 एग्जाम अभी हुआ है। लेफ्ट आंख फड़कने से क्या पैसा आता है कि जाता है? लेफ्ट वाला हम इधर फड़का दिए। ओह, इधर हम फड़का दिए। लेफ्ट माने हम लोग का गड़बड़, राइट हम लोग हो। अच्छा, तो उधर ही मार देंगे, अपने फड़कते रहेगा। चलो, तो यहाँ पे अब यहाँ देखो, जो छोटा छोटा टॉपिक है, एक है सेट ऑफ है, ये अच्छे से करना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये पक्का ही करना, किसी के साथ भी रहे आता जरूर है, ठीक है। सेट ऑफ तो किया होगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये करना है। एग्रीकल्चर इनकम ये हो गए तुम लोग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, क्या इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, ये अच्छे से करना। इंसिडेंस में कभी कभी 6 नंबर का आ जाता है, बाकी हेड्स तो सभी किया है। अब बता रहे TDS कभी कभी भर देता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है, कभी कभी भर देता है, 14 नंबर का भर देता है TDS, ठीक है। और ये ऐसे भी ये चैप्टर TDS तुमको आना चाहिए। तो हम शॉर्ट में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे और कहाँ से MCQ आएगा वो भी बोलेंगे, ठीक है। अब IDT में
सबसे पहले कस्टम करना है। जीएसटी में हाथ मत देने जाना शुरू में, सुबह सुबह। कस्टम में वैल्यूएशन का सम कर लेना, क्या आता ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने, वो सम करना। इंस्टीट्यूट का मैट में 6-7 क्वेश्चन है, उसमें उसको एक आ जाएगा 7 नंबर या 6 नंबर का, जनरली 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और पहला 3 पेज से, कस्टम का पहला 3 से 4 पेज से एक थ्योरी आता है, काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी या कुछ भी एक ऐसा, पहला 3 से 4 पेज इंस्टीट्यूट का मैट का पहला 3-4 पेज में से एक थ्योरी आएगा, वो भी थ्योरी 4 से 5-6 मार्क्स का आता है। तो ये दोनों आना, बाकी जहां से पढ़ना पढ़ लो, ये जरूर पढ़ना है। जीएसटी में जो सर करा है बहुत सफिशिएंट है, उसमें कुछ ये नहीं है कि कहाँ से करना है, सब कुछ पढ़ना। जीएसटी का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फंस जाओगे उसमें, क्रेडिट लेते लेते ही फंस जाता है दिमाग में, ठीक है। अब जो मेन टैक्स में बताना है, उस जिसके लिए हम तुमको बताया टैक्स में, ध्यान से सुनोगे। टैक्स जनरली अगर देखा जाए तो टैक्स होता क्या है, तो डीटी सबको पता है, डीटी डायरेक्ट टैक्स जो इस पे लगता है उस पे लगता है, वो सबको पता है, वो सब एग्जाम में पूछता नहीं है। जनरली टैक्स कौन देता है? असेसी देता है। कौन देता है? असेसी देता है। असेसी का स्पेलिंग क्या होता है? फिर इसमें डबल एस होगा, एक ही होगा, एक ही डबल एस। अच्छा चलो, असेसी। तो ये जो असेसी हुआ इसका मतलब पता है? असेसी का जो टैक्स पे, जिस पे टैक्स लगता है, टैक्स पे करता है। तो चलो, जो टैक्स पे करता है तो कौन कौन है सबको है? जिसको नहीं सुना एकदम निकल जाओ, 10-15 मिनट सुनना, अभी औकात दिखा देंगे 5 मिनट में कि कुछ नहीं आता है। तो असेसी जो टैक्स देता है ये कौन कौन है? तो इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, ये है, ठीक है। तो ये तो है। चलो, अब सबका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या है? कंपनी का टैक्स क्या होता है? कंपनी का टैक्स 30%। ऐसा क्या देख रहा है? कंपनी का टैक्स कितना होता है? 30%। इंडिविजुअल का टैक्स क्या होता है? इतना तक एग्जेम्प्टेड, इतना के बाद इतना, इनके बाद इतना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लीगल स्टेटस। क्या? लीगल स्टेटस। जब तक ये नहीं पता रहेगा कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। लीगल स्टेटस, जब तक लीगल स्टेटस नहीं पता रहेगा, तो लीगल स्टेटस क्या रहेगा? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस ही हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे मिस्टर राम का टैक्स कर, तुम एज अ टैक्स कंसल्टेंट हो तो मिस्टर राम का टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो मिस्टर राम है कौन? इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब में जाएगा। अगर वो कंपनी है तो कंपनी का जाएगा, फर्म है तो फर्म की जगह जाएगा, और सोसाइटी है तो सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका टैक्स क्या होता है? उसका टैक्स कैसे निकालते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। तो ठीक है, जैसे भी ठीक है, पता है 10,000 तक अलग रूल है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब मान लो निर्माण संघों का टैक्स निकालना है। निर्माण संघों, संघ होता है ना, संघों, निर्माण संघों का टैक्स निकालना। कैसे निकालो? क्योंकि क्लाइंट तो बोल के नहीं आएगा हम कौन है, और टैक्स तुम कैलकुलेट कर दिए, आईटीआर कर दिए, और आईटीआर के बाद पता चला कि इसका लीगल स्टेटस कुछ और था। मान लो केएमसी का टैक्स तुमको जमा है करना है, म्युनिसिपल टैक्स नहीं, केएमसी तुम्हारा क्लाइंट है। अब उसका तुमको, वो कौन है केएमसी, लीगल स्टेटस में कहाँ आता है? कुछ भी मत बोल दो, पता है तो बोलो, नहीं तो बोलो सीधा नहीं आता है, तो नहीं आता ऐसा बोलो। तो लीगल हमको पता, तुम लोगों को नहीं पता ये बात, ठीक है। क्योंकि लीगल स्टेटस जरूरी है जानना। जब तक लीगल स्टेटस किसी का नहीं पता रहेगा, और जब भी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो टोटल इनकम में यहाँ पे लिखते हैं असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, 2 लिखते हैं ऊपर में, और स्टेटस लिखते हैं, क्योंकि स्टेटस से पता चल जाता है कि ये किसका टैक्स कैलकुलेट होता है। तो स्टेटस में जो भी है, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, ठीक है, ये जरूर लिखना जाता है। किसी का भी टैक्स का देख लेना आईटीआर निकाल के, ये दोनों लिखना ही पड़ेगा। तो लीगल स्टेटस नहीं पता होने से नहीं है। तो जो केएमसी है वो क्या है? देखो 4-5 नाम बता रहे, उसमें से कोई बोल देना। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्या है? ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या है? ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो कुछ ना कुछ इसमें बॉडी ऑफ, बीओआई तो सुने होगा, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बैंक ऑफ इंडिया इसको नहीं बोल देना, बीओआई होता है। तो स्टेटस होता है या तो बीओआई होगा
ठीक है। अच्छा चलो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का तुम्हारा क्लाइंट है, मान लो मिस्टर जन स्वराज वाला तुम्हारा क्लाइंट बन गया, उसका टैक्स जमा करना है, तो कौन सा उसका लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस क्या है? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? कोई भी ट्रस्ट, मान लो ये मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का तुमको टैक्स जमा करना है, तो कोई भी ट्रस्ट इंडिविजुअल होता है। क्या? तो इंडिविजुअल समझ के ट्रीट करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट बात था, तुम लोगों को नहीं पता है। अभी तुम किसी सीए फर्म में जाओगे, पहला यही क्वेश्चन पूछेगा कि लीगल स्टेटस के हिसाब से तो टैक्स कैलकुलेट करना है। पता चला वो टैक्स कैलकुलेट तो आता है, लेकिन किसका कर रहे हैं? तो असेसी का सबसे पहले क्या ढूंढना है? लीगल है, अभी मार्क करवाएंगे तुम लोग, ठीक है। तो या तो इसके बाद ढूंढा जाता है पहले लीगल स्टेटस, उसके बाद ढूंढा जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या? तो पहले क्या? लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस क्या है? फिर रेसिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए बाद में ढूंढा जाता है क्योंकि अगर जब तक रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पता है तो टैक्स कहां देना है उसको नहीं पता है। तीसरा में ढूंढा जाता है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तीन चीज एकदम अच्छे से याद है। लीगल स्टेटस पता हो गया, ये कौन है, थोड़ा बहुत तो पता हो ही गया होगा। इंडिविजुअल सबको पता है, बाकी जो 15-20 और है सबको नहीं पता। तो ट्रस्ट क्या होता है? इंडिविजुअल। पॉलिटिकल पार्टी क्या? इंडिविजुअल। ये याद रखना, क्योंकि क्लाइंट का कैलकुलेट करेंगे और जब टैक्स रिटर्न भरते हैं तो कोई रूल नहीं देखना है। रेडी रिकॉर्नर एक बुक आता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, उसको देख के भर दिया जाता है। ठीक है, कोई ये सब जो पढ़े वो कुछ काम नहीं आता। पहला बात, इसके लिए कौन सा आईटीआर जाएगा, सब कुछ लिखा रहता है। रेडी रिकॉर्नर इतना मोटा टैक्स का बुक आता है, 1150 रुपया दाम है, उसी से सब कुछ हो जाता है। अब तो यूट्यूब में सब अवेलेबल है, इसलिए पहले उसी बुक से होता था। अब जब टैक्स रिटर्न भरते हैं तो कुछ गलती है, कुछ गलती हो सकता है कि भाई यहाँ गलती हो वहाँ गलती है, तो उसके लिए रिवाइज रिटर्न नाम का चीज होता है। क्या? ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? अगर कोई भी इंडिविजुअल का अलग है, फर्म का अलग है, कंपनी का अलग है ना। तो क्या क्या है फर्म का? इंडिविजुअल का क्या? 182 दिन इंडिया में रहा है या फिर दूसरा कंडीशन है, ये सबको पता होगा। कंपनी के लिए क्या है? अगर इंडिया में फॉर्मेशन हुआ तो इंडियन कंपनी ऑलवेज, या फिर फॉरेन का कंपनी है उसका कंट्रोल इंडिया में है तो इंडियन। फर्म का क्या है? फर्म का कैसे लीगल स्टेटस ढूंढते हैं? सेम वही कैसे होगा? फर्म का क्या होता है लीगल स्टेटस? फर्म का अगर उसका फर्म का अगर कंट्रोल पार्टली या फुल्ली इंडिया में होगा तो पार्टली या फुल्ली कोई भी, तो क्या हो जाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेन हेड कौन होता है? कर्ता। तो अगर उसका कंट्रोल यहाँ पे होगा तो लीगल स्टेटस। इंडिविजुअल का 182 दिन वाला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है? 3 जन के लिए कुछ और कंडीशन है। कौन 3 जन है वो? कौन 3 जन? हाँ, क्रू मेंबर नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, या फिर इंडियन ओरिजिन का आदमी फॉरेन से घूमने इंडिया आया। ये तीनों के लिए पहला कंडीशन 182 डेज वाला कंडीशन ही सिर्फ होगा। जो सेकंड वाला एप्लीकेबल उसके लिए नहीं है, वो सिर्फ पहला वाला ही उसके साथ मैच करेगा। ठीक है, ये हो गया लीगल। अब इंसिडेंस, अब तो लीगल स्टेटस जब होगा तो इंडिविजुअल लीगल स्टेटस के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। टैक्स जो पैसा होगा वो देगा कहाँ? इंडिया में देगा या फॉरेन में देगा? इसी बेसिस पे अगर तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी और फॉरेन में तो टैक्स तुम कहाँ दोगे? फॉरेन में कि यहाँ? हम पूछे देख दे। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, तुम कहाँ हो? इंडिया में, तो तुम्हारा घर कहीं भी रहे तुमको इंडिया में टैक्स लगेगा। ठीक है, याद रखना। फॉरेन में घर है तो इसका मतलब फॉरेन प्रॉपर्टी है तो फॉरेन में टैक्स लगेगा नहीं। तुम कहाँ हो, तुम्हारा इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या है? तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन थोड़ा सा समझोगे ये होता क्या। बाकी देखो, अगर समय रहेगा तो ये सब पढ़ना, नहीं तो एकदम छोड़ देना है सब। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम में वो रूल पता है ना? अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ अगर जुड़ा है तो टैक्स कैलकुलेशन करना आता तो? अच्छा, नहीं आता, समझ में आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चार्जेस, कैपिटल गेन, रेवेन्यू रिसीट, ये सब जो कहानी है एकदम छोड़ देना है। खाली यहां से पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेशन, कितना आर्टिकल में क्या, यहां से एक एमसीक्यू आता है। आर्टिकल 271 में, हाँ लोग रुके हुए कहाँ जा रहे हैं? एंट्री 82 कभी कभी इसे आ जाता है, पता भी नहीं चलता कहां से एमसीक्यू आया। हो गया?
लो ना, रुके हुए हैं। अरे रिवीजन करा रहे, रुकेंगे क्यों? नहीं अब ऐसा थोड़ी रुका, जल्दी जल्दी करो। तुम भी दिमाग चलाओ, 3 घंटा में 50-60 नंबर लाना है, ये सोच के पढ़ो। तो 1.5 घंटा में कम से कम 50 नंबर तो होने ही चाहिए। आपको 4 आर्टिकल आपके में 4 हाँ, वो इंस्टीट्यूट का यही होता है। ये अगला बार बुक लोगे तो इसलिए बोलते हैं कि नवंबर के बाद एडमिशन। हाँ ठीक है, चलो जिसका जो है मार्क करो, जो तुम्हारा उतना ही पढ़ना तुमको। ठीक है, 123 मिल मार्क किए। हो गया। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड फमेंडेड, ठीक है। एनुअल अमेंडमेंट होता है बिल, फाइनेंस बिल में, हेना तेना में, नोटिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, सेक्शन 4, बेसिक प्रिंसिपल रीड मिला। असेसमेंट ईयर सबको पता है, प्रीवियस ईयर सबको पता, फाइनेंशियल ईयर सबको पता है। इन केस ऑफ प्रीवियस ईयर इज पीरियड, देखो डिटरमाइन द फर्स्ट प्रीवियस ईयर सबको पता है, असेसी सबको पता है, पर्सन जरूर पढ़ना है। पर्सन, पर्सन का मीनिंग क्या है? मिला। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, देखो पर्सन आर इंटाइटल्ड विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। देखो जो हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग, देखो है तुम लोग का मैटर में, ये जरूर करके जाना। एक तो एमसीक्यू दे देता है इससे, अब पूछ देगा तो सब एक दूसरे को देखता रहेगा क्योंकि कोई नहीं पढ़ा है। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? लोकल अथॉरिटी। कॉर्पोरेशन बैंक क्या है? अमिताभ बच्चन तो इंडिविजुअल है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक्स एंड वाई हु वाज लीगल हियर्स ऑफ जेड क्या है? बैंक ऑफ इंडिया है वो। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हम, ठीक है। कोई भी ट्रस्ट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? इंडिविजुअल होता है। ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिया है, सुन लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो इनकम इनकम सबको पता है, 5 इनकम मिला के ऐड कर देंगे। हॉल में किसी को नहीं आता रहेगा। अरे हॉल कलेक्शन तो जब करेगा जब हॉल में किसी को आता रहेगा। तुम अभी तक तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, तुम सबसे ज्यादा कॉस्ट, तुम सबसे ज्यादा अकाउंट जानता है, तुम सबसे ज्यादा शायद टैक्स भी जानता है, ठीक है ठीक है। तो लेकिन कॉस्ट जानता है। अगर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से फेल नहीं होगा कोई, बार बार बोलते हैं। लेकिन ये बात भी है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड में मेरा ही बच्चा करता रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कलकत्ता में इकलौता हम लोग ही सिर्फ रैंक देते हैं, बाकी जो भी सेंटर का रैंक बोलता है ना, सब पैसा दे के ऐसे बुलवाता है उससे, देख लेना। और नहीं तो सिर्फ, हाँ नहीं तो विजयवाड़ा और गुंटूर से ही रैंक आता है बस, और कहीं से रैंक नहीं आता। इसलिए वहां से आता है कि वहां साइंस का स्टूडेंट सब लेता है इसको, ठीक है, इसलिए आता है। बाकी यहाँ से अगर कोई आएगा तो समझना हम ही लोग का नाम में आएगा, अदरवाइज कहीं से नहीं आएगा। वो अलग बात है, फिर भी गाली दे रहे हो हमको कि हाँ कुछ पढ़ाता नहीं, खाली बकवास करता रहता है, ठीक है। नहीं दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़े आज गाली देते ही हो। फालतू स्कूल, जिस कॉलेज में पढ़े उसको भी गाली दी है। लेकिन तुमको शायद पता नहीं, वो कॉलेज तुम्हारे ऊपर 4.5 लाख रुपया खर्चा किया ग्रेजुएशन कराने में। जो कॉलेज में तुम पढ़े हो, एक कॉलेज एक स्टूडेंट को ग्रेजुएशन कराने में इंडिया 4.5 लाख रुपया खर्च करता है, जो कि फॉरेन में बहुत महंगा है, तुमको पता नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट माने ममता बनर्जी या जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन कराने में एक बच्चा पे 4.5 से 5 लाख रुपया खर्च आता है, ठीक है। तुम लोग कितना में पढ़े हो? 15,000 रुपये में। तो प्राइवेट कॉलेज 25 कितना दे रहा है? कितना कॉलेज में दे रहा है पैसा एक सेमेस्टर का? 5.5 एक सेमेस्टर का ना, ईयर का? ईयर का। तो 4 साल में 20,000 रुपये दिया। हाँ तो अच्छा 500, चलो 22-23,000 रुपया, 22-23,000 में ग्रेजुएशन कर लिया। हम 517 इंटू 3 हम ग्रेजुएशन किए थे, 517 इंटू 3 में। नहीं हम उमेश चंद्रा
517 रुपये इंटू 3, 1550 में हम ग्रेजुएशन के थे, CMA बन गए थे हम 6000, 4500, 10,500 में, ठीक है। हाँ, क्योंकि ट्यूशन तो 4500 इंटर का लगता था, फाइनल का 6000 लगता था, ठीक है। और ट्यूशन हम लोग के टाइम में होता नहीं था, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने से पढ़ते थे। तो 10,500 में CMA और 2 बार एग्जामिनेशन फीस लगा। उस समय 1200 रुपये दोनों ग्रुप का लगता था। उमेश चंद्रा सबसे अच्छा कॉलेज है, कभी जाने की जरूरत नहीं है, पहला, ठीक है। तो CA बनाने के लिए बहुत अच्छा है कॉलेज। किस कॉलेज में कौन सा तुमको वहां पे जाके लड़की को देखना, पढ़ने के जाना है ना, तो पढ़ने जाना है तो कॉलेज का क्या जरूरत है। ब्रांड वैल्यू है, टॉप 4 कॉलेज में आता है कलकत्ता का, पता है तुमको उमेश चंद्रा? हाँ, वो भी अच्छा कॉलेज है, बॉम्ब बनाना सिखाता है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, ओ हो गया, चलो। अब GTI सेक्शन 5, अच्छा, इनकम टैक्स में राउंडेड ऑफ किया जाता है टैक्स को, कौन सा सेक्शन? किसके मल्टीपल में? 10 के। और GST राउंडेड ऑफ किया जाता है, किसके मल्टीपल में? 1। इनडायरेक्ट टैक्स 1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होता है, और DT 10, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब बहुत जरूरी बात है। राउंडेड ऑफ किया जाता है 1 के मल्टीपल में GST। हाँ, पॉइंट में नहीं आता, कुछ नहीं, ये सब ऐसे बेकार का बात सुनाने के लिए बताया था। तुम लोग बोर हो गए हो घर में, 2 घंटा बुला के थोड़ा इंटरटेन करने, मोटिवेट कर देंगे, कल से जोश में आ जाओगे। ऐसे तुम घर में सुने, आपका पहला बार सीट डाउन हो गया। हाँ, पूरा आप ऐसा बात कर रहे हैं, पता है? देखो राउंडेड ऑफ इनकम दिखा 288, 10 के मल्टीपल में। राउंडेड ऑफ द टैक्सेशन 288 भी, ध्यान से। अरे आगे बढ़ते जाओ, राउंड ऑफ 288, आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो। ये रेट ऑफ टैक्स थोड़ा सा देख लेना, ये सब अश्विन खूब पढ़ाया होगा तुमको। रिबेट कितना मिलेगा? 87A में रिबेट याद रखना। हाँ ठीक है, ये सब पता है तुम लोग, हमको पता है कि क्या पता है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम रीड कर लेना अगर बहुत इच्छा है तो, नहीं तो छोड़ देना। ये रीड कर लेना, 1 नंबर का MCQ में दे सकता है। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का बताएगा। ठीक है, बी में ये पेज नंबर में आ जाओ। हाँ, एक्सेप्शंस इसका पढ़ना, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसका एक्सेप्शन आया है। देखो तुम लोग में है क्या, इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी इन इंडिया इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो ही इज इन इंडियन सिटीजन। देखो ये देखो नया अमेंडमेंट है, ठीक है। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोविजन इलस्ट्रेशन देखो, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस इन द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस है। सिटीजनशिप अगर फॉरेन होगा तो इज ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये रीड कर लेना, ठीक है। अगर एकदम समय नहीं मिले छोड़ देना, ठीक। आ सकता है क्वेश्चन इस पे, लेकिन एकदम फटाफट इसको ये नहीं, टाइम नहीं देना ज्यादा। कभी कभी ये सब 10 नंबर का फंस गया तो बहुत काम का चीज होता है। देखो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसी के बारे में बोल रहे। देखो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, देखो सेक्शन 5, थोड़ा ये कम करो तो ज्यादा ठंडक प्रदान कर रहा है ये। नहीं 22 में ज्यादा हो गया। देखो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन सेक्शन 5, टैक्स कहां देगा, इंडिया में देगा या फॉरेन में देगा या कहां देगा। तो नहीं याद है तो इंडिया में देगा, नहीं याद है तुमको तो
इंडिया में देगा जितना आएगा। एग्जाम में आएगा कि टोटल इनकम निकालो, सब जोड़ देंगे जितना दिया, ठीक है। नहीं याद है तो जो ऐसे करो। हमेशा मेरा वाला लास्ट ऑप्शन, तुमको कुछ नहीं आता तब वो अप्लाई करना है, बार बार नहीं। आप बोले थे जोड़ने के लिए, अरे बाबा जब तुमको आता था, कंडीशन तुमको आता तो अपना करो, नहीं आता तो लास्ट ऑप्शन मेरा वाला अप्लाई करो। ऐसे भी तो तुमको नहीं आता, तुमको क्या गाली दे रहा है, तुमको तो नहीं आता था, नहीं हो गया। आप बोले थे जोड़ने के लिए, हम जोड़ दिए, ऐड कर दिए। नहीं, हम बोले लास्ट ऑप्शन, नहीं कुछ आता तो ये करना है, क्योंकि कुछ तो करके ही आना होगा। 1200-1500 जो भी एग्जामिनेशन फीस दिया तो पेपर पूरा काला करके आएंगे जितना दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी लेके करेंगे, जो भी काला से हम लिखते थे। तो इनकम अक्रूड, अब देखो नेचर बोले तो देखो नेचर ऑफ इनकम, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, 3 है। देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक बार देख लेना, सुबह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इस बार बोला हुआ था, पहले नहीं कराता था। ये देखो इनकम अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड बट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या तो डीम्ड हो जाए या अक्रूड हो जाए या रिसीव हो जाए, कुछ भी इंडिया में हो सभी के लिए टैक्सेबल। सभी माने तीनों के लिए, ऑर्डिनरी के लिए, नॉट ऑर्डिनरी के और नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो देखो ये सारा में टैक्सेबल है, ये भी ऑलमोस्ट 3 में टैक्सेबल है। तो खाली ये 3 याद रखना, कौन सा, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल इन प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये दोनों के लिए होगा, इसमें नॉन टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये जरूर करके जाना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन कैसे देगा, देखो यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड इन यूके ये दिया, अब अलग अलग केसेस दे देगा, ठीक है। लेकिन वहां पे अलग अलग नहीं देगा, कोई एक ही केस देगा, या तो रेसिडेंट या तो ऑर्डिनरी या तो, ठीक है। तो सबको देख लेना कि कौन जाएगा कौन नील रहेगा। तो अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट आज कर लेना, इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आ सकता है ये, ठीक है। इजी है, ऐड खाली कर देना, ठीक है। जो इंडिया के बाहर होगा अच्छे से, इनकम ड्यू टू रीड बने अभी, उसके बाद नहीं। सेक्शन 9 देखो ये वाला इनकम, ये बहुत काम का चीज है सब। जब जाओगे टैक्स फाइलिंग करने या काम करने, टैक्स में बहुत काम का है। अगर सीए फर्म में जाओगे तो 8,000 की जगह 10,000 दे देगा वो लोग, बस यहाँ पे और कुछ नहीं। जैसे ये इलस्ट्रेशन रीड कर लोगे एक बार, रीड करोगे, हाँ। एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा बहुत आइडिया है, एग्रीकल्चर इनकम आइडिया है। एग्रीकल्चर इनकम जनरली एग्रीकल्चर से ही जो इनकम आएगा, अगर एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान या बांग्लादेश से आता तो अदर सोर्स में चले जाता, कहाँ। तो एग्रीकल्चर इनकम में या तो टिल्टिंग से, या फिर टिल्ट करके, या बुवाई करके, या जो भी करके इंडिया में होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है देखो। अच्छा मान लो सैपलिंग का बिजनेस करे, छोटा छोटा सैपलिंग होता है ना, अच्छा जो हम बोले वो नहीं ठीक है। अच्छा वो तुम जो सोचा वो नहीं है। इंडिया में एक जगह है, अरे जो हम बोले वो राइट है। तो वो क्या है वो सर, छोटा प्लांट नहीं होता, पौधा का बच्चा, सही बोला, पौधा का बच्चा। तो पौधा का जो बच्चा होता है, इंडिया में एक कलिंगपोंग बोल के जगह है, नाम सुने होंगे, दार्जिलिंग के पास ही है। वहां पे कैक्टस का खेती होता है, कैक्टस का, वो एक एक कैक्टस 2-2 लाख में बिकता है, छोटा छोटा कैक्टस। हाँ कोई गया होगा, हम गए हैं वहां पे, याद है। वो कैक्टस एक्सपोर्ट होता है, फॉरेन में कांटा लगाया जाता है गेट के बाहर, इंडिया में नहीं लगाया जाता, नींबू मिर्ची लगाया जाता क्योंकि ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है। और फॉरेन में कांटा देखे होगे कि बाहर में कैक्टस लगाता है, ठीक है। सुंदरता का सुंदरता भी हो गया, और कांटा का मतलब वो दूसरा वो सेंस में लगाया जाता है। तो ये बेसिकली वो कैक्टस का सैपलिंग, ये सब पहले क्या था, सैपलिंग जो था एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं था कि था, नहीं था। तो अब हो गया एग्रीकल्चर इनकम पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये पहले बिजनेस में आता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो टैक्स पॉइंट में खाली ये देखना है कि बेसिक ऑपरेशन होना चाहिए। टैक्स पॉइंट रीड करना है कि एग्रीकल्चर और ऑपरेशन और एग्रीकल्चर पर्पस। अब मान लो, ध्यान से सुनो, नारियल है, नारियल को डायरेक्ट बेच सकते हैं या सुखा के उसका छोबड़ा निकाल के फिर बेच रहे हैं। तो जब छोबड़ा निकाल के बेच रहे हैं तो क्या एग्रीकल्चर इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा। अगर किसी चीज को बेचने के लिए, मार्केटेबल बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है,
डायरेक्टली भी बेच सकते हैं, मार्केटेबल बनाने के लिए जरूरी है वो प्रोसेस, तब वो एग्रीकल्चर में आएगा। लेकिन उससे अगर ज्यादा मार्केटेबल बन रहा है, बिना उसके भी बिक सकता है, लेकिन उसको करने के बाद बेच रहे हो, जैसे शुगर केन बेचना एग्रीकल्चर, लेकिन शुगर बना के बेचना बिजनेस में आ जाएगा, समझे? तो ध्यान से, तो एग्रीकल्चर इनकम का अब क्वेश्चन देगा कि ये इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम निकालो, ये आता है एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ऐड कर देंगे जनरली, नहीं याद है तो, या थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो एक दो इलस्ट्रेशन देख लेना, अगर अश्विन सर कराएंगे तो ठीक है। इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये बस देख लेना क्या क्या है पार्टनर, ये रीड इंस्टेंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है, रीड कर लेना, उसी में कुछ कहानी नहीं पढ़ना है। अब कुछ चीज में कुछ एग्रीकल्चर हो जाता है और कुछ नॉन एग्रीकल्चर होता है, कुछ एग्रीकल्चर और कुछ नॉन एग्रीकल्चर। जैसे अगर असेसी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, तो कितना 60-40 तो खर्चा फिर क्या करेंगे? अरे जो बिजनेस से बेच के आया तो 60-40 तो कर लिए, तो 60% क्या एग्रीकल्चर इनकम क्या एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और 40% बिजनेस इनकम में चले जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो असेसिंग इज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया 65-35, और अगर कॉफी ग्रोन यूज बाय सेलर है तो 75-25। तो पहले इसका एक और था, हाँ, अब कॉफी को क्या करके बेच रहा है, रोस्ट करके बेच रहा है, तो 60 और ये दोनों याद रखना, तो चारों तुमको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, मान लो 10 लाख रुपए का इनकम हुआ, कितना, तो 40% क्या है, बिजनेस इनकम आ जाए क्या। तो इसको कैलकुलेट मेन करना है, ध्यान से करना है। जैसे ये इलस्ट्रेशन 10 देखो एक बार सभी को, देखो घर में नहीं पढ़ना, भी पढ़ के खत्म करना। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन सोल्ड इन मार्केट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन है शुगर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन मार्केट, कितना 25 लाख का। कंप्यूट इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड है, इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड, तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ देंगे अगर खाली इनकम निकालना, क्योंकि एग्जेम्प्ट होता है। तो सेल ऑफ एग्रो प्रोडक्ट इन द मार्केट है 3 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, तो फिर क्या है, सेल ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन मार्केट कितना 25, तो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएगा, मतलब बिजनेस में चले जाएगा, ठीक है। जो भी खर्चा है या कोई भी खर्चा लेस करेंगे, ये थोड़ा सा देखना है घर में बैठ के, क्योंकि अभी ज्यादा कराने लगेंगे तो फिर जो मेन क्वेश्चन इसका हम बता दे रहे क्या आएगा। एग्रीकल्चर अच्छे से करके जाना है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखो इलस्ट्रेशन 11, मिस्टर एक्स 42 ईयर्स हैज नॉन एग्रो इनकम कितना, एग्रो इनकम इतना, कंप्यूटर टेक, ये कराएं सर, यही मेन आता है एग्जाम में, कराएं क्या। तो देखो जब भी देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है, ठीक है। देखो मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो एग्रीकल्चर इनकम, महात्मा गांधी 2 चीज पे बोले थे कि खेती पे नहीं लगेगा और नमक पे नहीं लगेगा, क्योंकि हम बोले, महात्मा गांधी बोले कि खेती पे और नमक पे कभी इंडिया में टैक्स नहीं लगा। तो पंजाब, मनमोहन सिंह पंजाब से था, अब देखा पंजाबी लोग खूब एंजॉय कर रहा है, खेती करके पैसा टैक्स दे नहीं रहा है। तो मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो मनमोहन सिंह इंडिया का बहुत अच्छा काम किया है, जो मोदी भी नहीं किया है, ठीक है। लेकिन बेचारा चूंकि शांत रहता था इसलिए समझ नहीं पाया कोई इस बात को, लेकिन 2-4-5 अच्छा काम किया मिस्टर मनमोहन सिंह, बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। तो उनका 2-3 काम ऐसा है, 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन लाए वही लाए, लिबरलाइजेशन लाए वही लाए, इंडिया को डेट मुक्त कुछ हद तक कर दिया, बाकी उसे बेच दिया था अच्छे से। उससे भी टैलेंटेड आदमी इंडिया में था पीवी नरसिम्हा राव, बहुत कम आदमी उसके बारे में जानता है। वो पहला कांग्रेस का अच्छा लीडर, बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छा पहला और आखिरी भी नहीं। मनमोहन सिंह भी बहुत अच्छा काम किया, वो मार्केटिंग नहीं कर पाया बेचारा, लेकिन काम अच्छा करता था, पढ़ा लिखा आदमी था वो। तो खैर वो सब नेतागिरी में नहीं जाते, जो अच्छा काम करे उसको बोलना ही चाहिए, जो भी अच्छा काम करे बोलना चाहिए, दुश्मनी क्यों ना हो। ऐसे हमको कांग्रेस पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा काम किया मनमोहन सिंह, काबिले तारीफ। उसमें एक उनका सबसे अच्छा रिफॉर्म्स था, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लायबिलिटी में जोड़ा। लेकिन कैसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा कि किसी को पता भी नहीं चला और टैक्स ले भी लिया। वो कैसे भी दिखाते, देखो मिस्टर एक्स एज कितना 52 ईयर्स, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना, इतना, और एग्रीकल्चर इनकम कितना 3,10,000। उसका टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इस दोनों को जोड़ेंगे एक बार,
और जोड़ के टैक्स निकालेंगे। निकालना आता है तो चलो कॉपी में करो, इंपॉर्टेंट है ये। कॉपी लाए हो तो निकालो, निकालो जल्दी करो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को जोड़ के टैक्स निकालना आता है तो टैक्स कैलकुलेट करना आता है। अरे नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? अप टू कितना लाख, कितना अप टू नील, वही टैक्स लायबिलिटी निकालना आता है तो टैक्स रेट से निकालो। टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल पाओगे तो क्या निकाल पाओगे? अगर कोई टीडीएस है तो उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। जल्दी निकालो। तो सबसे पहले इसको दोनों जोड़ो और जोड़ के टैक्स निकालो एक बार। अभी कौन सा रेट में तुम लोग किए हो? अप टू 10 लाख न्यू रेजिम में किए हो ना, किस में किए हो? तो निकालो अप टू नील, लिखो लिखो लिखो। अरे निकालो, टैक्स लायबिलिटी नहीं निकालना तो कुछ नहीं आता तुमको। फिर पहले इस दोनों को जोड़ के निकालो। कितना वो दोनों जोड़ के? 10,40,000। 10,40,000 ना। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे? अप टू 2,50,000 नील तो ऐसे निकाला जाता है। हमको नहीं याद है, बोलो कितना। फिर नेक्स्ट कितना? 5 लाख। तो नेक्स्ट 2.5 लाख। नेक्स्ट 2.5 लाख कितना? 5%। नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट 5 लाख पे कितना? 10%। और नेक्स्ट 45,000 पे ना 30% है। हमको याद नहीं, बोलो बोलो बोलो। अरे टैक्स लायबिलिटी क्या है? न्यू ओल्ड रेजिम में निकाले हो तो अप टू 2,50,000 नील। फिर नेक्स्ट 2.5। अरे 12.5 लाख वाला नहीं आया अभी, एप्लीकेबल नहीं है। क्या है, टैक्स पढ़ाते नहीं रहे बहुत दिन से, इसलिए हमको याद नहीं है। रेजिम वाला खाली बताओ ना, बाकी याद है। अप टू 2.5 लाख कितना? नील तो नेक्स्ट 2.5 लाख का कितना? 5% है तो याद है। और फिर ये नेक्स्ट 5 लाख पे और उसके बाद 45,000 पे, यही है ना? पक्का तो ऐसे निकाला जाता है। निकालना सीखो सब। 1,24,500 अरे नहीं तो ये कौन सा रेजिम में निकालना? कहाँ पे? नहीं, ये ओल्ड वाला है तो बट ओल्ड वाला यही है जो हम कर रहे हैं, यही ओल्ड है। कितना आ रहा है? 1,24,500। 1,00,000 टोटल करके सब टैबलेट नहीं तो 3 लाख वाला है तुम्हारा। लिमिट देखो 3 लाख वाला है क्या? 3 लाख से फिर 10 लाख का 5% होता है सर। तुम लोग कौन से पढ़े हो? 10 लाख का 5% नहीं दिए। 42 इयर्स का वो इंडिविजुअली लेके 2.5 लाख तक 60 के ऊपर होता तो 3 लाख फिर तो 5 लाख नहीं होगा। बोलो 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 तुम लोग। ठीक है, जो भी टैक्स लायबिलिटी निकाल लो तरीका हम सिखा दे रहे हैं। ठीक है चलो। नील है, इसके ऊपर कितना कितना आ रहा है? 1,24,500। ठीक है समझ में आया? अब देखोगे ध्यान से, ये टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर, अगर 5,00,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है तो तभी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्टेड होता है। पता है ना? एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से कम है तो क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है। तो ध्यान से देखोगे तो ये आ गया टैक्स। अब फिर से टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालेंगे कितना? एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख का 5% कितना? 12,500 ना। और 50,000 का 10%, 5 लाख का 10%, 10% नहीं था। 20 है। 5 इतना था क्या? तब तुम लोग गलत बोल रहे हो। फिर ये नहीं, ये यहाँ पे अरे 40, अच्छा 40 है। हाँ हाँ 40 है। ठीक है 12,500 फिर 74। चलो टैक्स निकालना आना चाहिए तुम लोग। अपना स्लैब जो भी अश्विन सर कराए उसमें निकालना। 74,500 आए। मान लो तरीका निकल गया। टैक्स अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख के ऊपर 30% ना। 5 से 10 कितना है? बोल तो रहा हूँ 20% है और 10% कुछ नहीं है। 5, 20, 30 है। 5, 20, 30 है। तुम लोग गलत स्लैब कर रहे हो। हमको भी थोड़ा सा कंफ्यूज याद है क्योंकि 3-4 स्लैब हम बहुत दिन से पढ़ाई नहीं, इसलिए देख नहीं रहे। चलो
हाँ ठीक है, जो भी तुम लोग पढ़े हो उस हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। जो स्लैब में, क्योंकि 3-4 स्लैब आ गया तो हमको ध्यान नहीं है, तरीका हम बता रहे हैं। ये हो गया, निकल गया। अब एक बार निकालना है एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन निकालो, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन। तो एग्रीकल्चर इनकम कितना, 3,10,000 प्लस बेसिक एग्जेम्पशन कितना है, 2.5 लाख। तो अरे बेसिक कितना है, लेकिन तुम लोग 5 लाख वाला में नहीं निकाले है। 5 एक तो होता है अप टू 5 लाख नील है, वो तो सुपर सीनियर 80 साल के ऊपर हुआ तो ठीक है। अरे नहीं, गूगल में 3-4 स्लैब आ गया ना, तो थोड़ा सा किस में वो कराया, हम ध्यान नहीं है, क्योंकि इस बार एप्लीकेबल क्या है उतना तो हम पढ़ा नहीं रहे बस, लेकिन पता तो है ही हमको थोड़ा। तो अप टू 5 लाख, और 5 लाख के बाद एक स्लैब था 7.5 लाख तक 5%, फिर उसके बाद सीधा 10% जंप करके 30% में चले जा रहा था। अब अभी वाला नहीं है वो, हम उसमें टैक्स रिटर्न किए। अच्छा ठीक है, ये अब ये 5 लाख, ये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस क्या, बेसिक। ए लड़की ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 3,10,000 प्लस 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लेंगे तो कितना होगा, 5 लाख। अब इस पे अप टू 2.5 लाख क्या है, नील। फिर नेक्स्ट कितना, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 5% कितना, 12,500। फिर 60,000 आएगा ना। अरे 5,60,000 पे टैक्स निकालना, तो अप टू 2.5 लाख नील। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, तो 60,000 का कितना, 10%, कितना, 20,000। 5 के बाद कितना, 60,000 का 20% होगा, 12,000। ये 20% है यहाँ, तो वहां भी 20% ही होगा। फिर ये यहाँ भी 20% ही होगा अगर होगा, ठीक है। 20%, ये 12,000 तो बैठ करके कितना आ रहा है, 24,500 है। देखो दो बार टैक्स निकाले। अब निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। क्या टैक्स लायबिलिटी, पहला में कितना आया था, 74,500 मान लो जो है, 74,500 माइनस 24,500 ऐसे निकाले ये टैक्स। इसके बाद एजुकेशन से ऐड करेंगे। कैसे निकालेंगे टैक्स, समझ में आया कैसे निकालेंगे एग्रीकल्चर इनकम। पहले एक बार एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस इनकम जोड़ के निकालेंगे, उसके बाद कैसे निकालेंगे, एग्रीकल्चर प्लस बेसिक जोड़ के निकालेंगे। जो स्टेप 1 में आए स्टेप 2 माइनस करेंगे, जो बचेगा वही टैक्स लायबिलिटी होगा। फिर उस पर एजुकेशन से ऐड कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए तुमको। ये आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। समझ में आया, स्टेप 1 स्टेप 2 माइनस कर दो, देखो 6,10,000 पे जो है वो टैक्स माइनस कर दिया, जो भी आएगा तुम्हारा, जो भी आएगा जिस स्लैब में किए हो। हाँ ठीक है, जो भी टैक्स लायबिलिटी देख लो ना। अब देखो ये इलस्ट्रेशन 12 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम माइनस करके, देखो नेक्स्ट, मिस्टर टॉनी हैड स्टेटेड इन रबर टी कॉफी ही derives income from the them. He has also a nursery wherein grows plant and sell. For previous year इतना finish the following, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर है, उसको तुमको सेग्रीगेट करना है। कॉफी वाला याद है ना, परसेंटेज कितना परसेंट किस में जाएगा, क्या देखो, तो ये 12 नंबर, एग्रीकल्चर का सब नहीं दिया इस पे।
ये जो अभी हम करवाए बहुत इंपॉर्टेंट था, टैक्स स्टेप 1 स्टेप 2। बहुत कुछ है लेकिन अभी इतना करने से काम नहीं होगा। अब अदर सोर्स में आ जाओ। ये जो बताए बहुत काम का चीज था। सिर्फ मैसेज पेंडिंग है क्या, वो शीट वाला बच्चा है क्या? एक बार निकालो ये इसका जितना एमसीक्यू पढ़ लेना, इसी में से एक ठो तो पक्का आएगा ये जो एमसीक्यू है, ठीक है। हाँ आ जाएगा इसमें से एमसीक्यू पढ़ लेना, एक बार आएगा, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम में, ठीक है। अदर सोर्स निकालो एक बार। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड याद है तो अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर सोर्स निकालो, पहले क्लबिंग बोल दें। क्लबिंग अरे 10-10 मिनट का चीज है, ज्यादा है नहीं कुछ। जो काम का था हम करवा दिए, ये काम का था, बाकी तुमको उसमें सब करवा दिया होगा। अच्छा, सैलरी में जो नहीं अलाउंसेस याद रहेगा, फुली टैक्सेबल। हाँ ठीक है, वही कहाँ है कि किसमें कौन से करेंगे? अदर सोर्स निकालो ना, 5 मिनट का चीज है, बोल देते खाली बस। किसमें? कितना में? 588 में अदर सोर्स कितना? 352 ना। अच्छा, उसमें स्लम सेल किए हो ना, कैपिटल गेन में स्लम सेल इंपॉर्टेंट है। हम लोग का 367 निकाल के बैठी बोल दीजिए। क्या बोले सर? कैपिटल गेन में स्लम सेल इंपॉर्टेंट है। कितना में? 52 है। देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये सब सेक्शन फेक्शन मत पढ़ने जाना, ठीक है। ठीक है, और 3-4 सेक्शन खाली याद रखना। डिप्रिसिएशन का सेक्शन, और जो हाँ 32 है, और एडिशनल का, एडिशनल डिप्रिसिएशन का के बाद क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 52 में अदर सोर्स को कैलकुलेट करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की कौन सा सेक्शन? 22, ठीक है। और इनकम प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन 28, ठीक है। तो ये सब इतना हद तक याद रखना है, उसके बाद आगे नहीं रखना है बस, ठीक है। क्योंकि जो सेक्शन तुमको दे के एमसीक्यू पूछेगा वो सेक्शन तुमको कंफर्म नहीं पता रहेगा वहां। देखो अब देखो यहाँ पे सेक्शन इतना ऑफ द वांट्स इनकम विच आर स्पेशली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। कौन सा डिविडेंड है, ठीक है। दोनों डिविडेंड, इंडियन कंपनी वाला भी डिविडेंड टैक्सेबल होगा। कैजुअल इनकम अगर होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो ग्रॉस लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रॉस। अगर नेट देता है तो क्या करते हैं? ग्रॉस करके लेते हैं। गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट का कहानी है, शादी में कोई भी दे, रिलेटिव कभी भी दे, एग्जेम्प्ट। शादी में कोई भी दे, रिलेटिव कभी भी दे, एग्जेम्प्ट। बाकी कहानी, ठीक है। शादी में कोई भी दे, रिलेटिव कभी भी दे। रिलेटिव का मीनिंग तुम्हारा एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ठीक है। समझ में आ गया? तुम्हारा एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, तुम्हारा रिलेटिव। बाकी दादाजी रिलेटिव में नहीं आते, बता दे रहे एज पर इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है।
तो दादाजी देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। तुम्हारा एक लाइन ऊपर में मौसा मौसी सब आता है, ठीक है। तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपोजिशन, सम मनी रिसीव्ड इन एज वेल एडवांस अदरवाइज इन द, ये सारा चीज तुमको याद रखना चाहिए, बस इस पे सम आता है, ठीक है। तो इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ नॉट चार्जेबल अंडर द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। अब देखो ध्यान से सुनोगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एनी सम रिसीव्ड बाय असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है। तो बस क्या क्या आता है, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब पता है, हाउस प्रॉपर्टी याद है, देयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द, नहीं आया, छोड़ो, नहीं आता, बहुत कुछ चेंजेस आता रहता है। ध्यान से सुनो, मान लो हाउस प्रॉपर्टी भाड़ा पे, घर पे रेंट पे रूम दिया, अब तुम पीजी खोल के रखा, तो रेंट के साथ साथ खाना भी दे रहा और उसका भी पैसा ले रहा, कौन सा हेड में जाएगा? खाना देके पूरा रेंट ले रहा है, 5,000 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या अदर सोर्स में जाएगा या बिजनेस इनकम में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं जाएगा, रेंट तो ले ही रहा है। तो ऐसे नहीं सोचना, इनकम टैक्स जैसे सोचना वैसे क्या जाएगा। तुम लोग तो पढ़े हो, अभी तो टैक्स एग्जाम, जैसे मान लो रेंट दे, खाली रेंट लिया तो हाउस प्रॉपर्टी, रेंट खाना के साथ ले रहा है तो कंपोजिट रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट रेंट। तो क्या होगा देखना बाद में, देखो यहां दिखा हुआ कंपोजिट रेंट। अगर सेग्रीगेट नहीं कर सकते, क्या सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अदर सोर्स में चले जाता है, ठीक है। सबलेटिंग वाला कहां जाता है? तुम भाड़ा पे लिया फिर भाड़ा में लगा दिया, सबलेटिंग वाला अदर सोर्स में, हाँ अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। ऐसे देख रहे थे, ऐसे मुंडी ला दिया। सबलेटिंग रेंट होगा तो घर होना, अब 4 दीवारी छत और ओनर होना जरूरी है। 4 दीवारी छत और ओनर होना जरूरी है, 3 कंडीशन है। क्या? घर होने के लिए 4 दीवार होना चाहिए, छत होना चाहिए और अब मान लो घर के बाहर तुम्हारा थोड़ा जगह खाली है और तुम पार्किंग वाला को दे दिया है, वो इनकम कहां जाएगा? लैंड अपॉर्टिनेंट टू, एक पढ़े हो गए, अपॉर्टिनेंट टू, अगर हाँ उसका जो लैंड है घर के साथ चिपका हुआ, जो एक्स्ट्रा घर जमीन रहता है, उसमें से पार्किंग का पैसा कहां जाएगा? तो घर और घर से चिपका हुआ कुछ भी घर रेंट में ही जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब। ये अब देखो कैजुअल इनकम में लॉटरी, क्रॉसबर्ड, क्या है? बस ये याद है, गैम्बलिंग एंड बिटिंग ऑफ द एनी नेचर ऑफ द फॉर्म है, ऑनलाइन गेमिंग है, कार्ड गेम है, टैक्सेबल अंडर दिस हेड है, और हमेशा ग्रॉस लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रॉस। तो तुम्हारा जो एग्जाम में आएगा, एग्जेम्पशन अंडर इतना विच इनकम शैल बी फुल्ली टैक्सेबल एंड नो डिडक्शन शैल बी अलाउड है, ठीक है। तो जो आएगा वो सब कुछ इस तरह से आएगा। तो हम 2 क्वेश्चन भेज, अच्छा फैमिली पेंशन का रूल क्या है? हाँ, तो जितना मिलेगा फैमिली पेंशन, एग्जेम्प्ट कितना होगा? 1/3 सच पेंशन और 15,000, ठीक है। जो कम होगा वो क्या होगा? लेस हो जाएगा ना। 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000, जो कम होगा वो लेस होके टैक्सेबल होता है। और सबलेटिंग में मान लो सबलेटिंग का इनकम है ना, तो जो खर्चा होगा लेस हो गया, नेट आएगा, ठीक है। अरे ध्यान से सुनो, जो अब बता रहे बस उतने काम का चीज है। सबलेटिंग की है, मान लो 15,000 रुपया रेंट आया और 3,000 खर्चा हुआ, तो नेट 12,000 टैक्सेबल होगा। अब लेकिन हॉर्स रेस में तुम 5 करोड़ जीते और 50 नहीं कटने, ग्रॉस लेते हैं, कटने उठने ग्रॉस ही लेते हैं पूरा, ठीक है। कोई भी लॉटरी वॉटरी वाला ग्रॉस लेते हैं, ठीक है, नेट नहीं लेते हैं। अगर नेट दिया तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर देंगे। मान लो 30% टैक्स कटा, डिवाइड बाई 17 to 100 करके ग्रॉस लेंगे, ठीक है। ध्यान से जो सुनो, मेन चीज है, अगर मान लो गैम्बलिंग से जीते हॉर्स रेस में, उसमें 5 करोड़ जीते, 1.5 करोड़ का टिकट था, तो टिकट लेस करेंगे या 5 करोड़ रुपए टैक्स? 5 करोड़। क्यों? टिकट खरीदे उसका खर्चा लेस नहीं होगा? नहीं, तो नेट नहीं हो, तो सबलेटिंग में घर भाड़ा पे लेके भर दिए तो उसमें भी तो टिकट खरीदे। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, कहां पे खर्चा लेस होगा? सबलेटिंग में लेस होगा, लेकिन टिकट वाला लेस नहीं होगा, टोटल पे ही टैक्स लगेगा, नहीं तो गवर्नमेंट का बहुत रेवेन्यू नुकसान होगा, ठीक है। टिकट का पैसा लेस नहीं होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो घर, ध्यान से सुनो, घर से पैसा भाड़ा पे
अर्लियर रेंट तो सुना होगा, अनरियलाइज रेंट भी सुना होगा। अर्लियर रेंट क्या था? मांगने गए तो बोला कि कल देंगे, अर्लियर रेंट। मांगने गए नहीं देंगे, अनरियलाइज रेंट। ठीक है, मांगने गए नहीं देंगे, अनरियलाइज रेंट। मांगने गए कल देंगे, अर्लियर रेंट। बस एकदम सिंपल हो, इतना क्या सोचना है। अर्लियर रेंट, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट इन द ईयर ऑफ रिसीट फुली टैक्सेबल। ठीक है, यही ना कि लेस 30%। नहीं, वो unrealized में लेस सभी में होता है 30%। अरे भैया सब तो लेस हो जाता है, अनरियलाइज रेंट भी तो लेस किया था ना पहले, तो जब मिलेगा तो उसमें तो ठीक है। तो अनरियलाइज रेंट जनरली क्या, ये अर्लियर रेंट 30% लेस करके टैक्सेबल होगा। कौन सा हेड में होगा? अदर सोर्स में होगा ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन में होगा, ये अदर सोर्स में होगा। बिजनेस प्रोफेशन होगा या सॉरी अदर सोर्स होगा या फिर हाउस प्रॉपर्टी में? किस में जाएगा? क्यों जाएगा हाउस प्रॉपर्टी? मान लो घर बिक गया, अब वो घर ही नहीं है, क्योंकि जनरेट कहाँ से हुआ था, तो उसी में जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, जनरेट जहां से हुआ, सोर्स जो होता उसी हेड में जाता, चाहे घर रहे या नहीं रहे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो हाँ अब देखो गिफ्ट का बहुत भयानक सेक्शन है इसमें। बहुत बड़ा सेक्शन है गिफ्ट। अगर ऐसा हुआ तो वही बात याद रखना कि शादी में कोई भी दे, रिलेटिव कभी भी दे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम कुछ नहीं सोर्स। देखो अब टैक्स पॉइंट लिमिट है जैसे इसका, वो सर इसका काफी प्रोविजन पढ़ाए होंगे। हाँ, क्योंकि ये बहुत प्रोविजन पढ़ाते सर, और हम प्रोविजन बाद में पढ़ाते थे, पहले सम करा देते थे। अब बोले प्रोविजन पहले ढूंढ लो, इसमें जो किया वही प्रोविजन था। मेरे पढ़ाने का अलग स्टाइल होता है। हम सम करवा देंगे, 10 तो सम करा दिए। अब जो सम कराए, जो रूल था, जैसे इंग्लिश पढ़ना सीख गए, ग्रामर ढूंढ लेते थे उसमें। ठीक है, अभी तुम उसको ग्रामर पहले पढ़ाओ, फिर सम कराओ, तब तक नहीं। सम कर लो अपने आप। प्रोविजन, टैक्स में क्या प्रोविजन होता है? रूल इज प्रोविजन। अब हम प्रोविजन बताएंगे, इतना ऐसे हुआ। अब देखो ये समझते समझते 600 दिन लगेगा। ये देख लो, देखो ये फेयर मार्केट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50,000 हुआ तो ऐसा कहानी वैसा कहानी नहीं करेंगे उसको। अच्छा, कैश गिफ्ट में सब मिला के 50,000 है या इंडिविजुअली 50,000? अगर मान लो कैश दिया, मान लो कैश अगर दिया, कोई शादी में कैश गिफ्ट आया, वो शादी में कोई भी दे और रिलेटिव कभी भी दे। ठीक है, अब ये बताओ कि 50,000 सब मिला, 4 दोस्त दिया, चारों मिला के 50,000 का गिफ्ट दिया, 51,000 दिया, तो 1,000 टैक्सेबल होगा या 51,000 टैक्सेबल? हाँ, क्योंकि लिमिट है 50,000 तक, उसके बाद 1 रुपये भी बड़ा पूरा पे टैक्स लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि 1,000 पे कभी। इसको काहे सो रहा है, क्या ऐसा बता दिया इसको? और रात भर पढ़ा है क्या? नींद में सो गया? हो गया भाई, तू ऐसा गंदा पढ़ा रहे हम। इतना नहीं पढ़ना है, नहीं तो एग्जाम में ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, 4 घंटा 5 घंटा चलता है। अगर तुम मान लो रोज खाता 4 रोटी, अचानक से खा लिया 11 रोटी, बोमी होगा ना। अब देखो जो काम का टाइम में सो जाएगा, एग्जाम में जाकर नींद आने लगेगा। इसलिए रात में कभी नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। और अगर पढ़ने का हैबिट शुरू से डाल लिया कि हम 10 घंटा पढ़ रहे रोज, तो तभी पढ़ना। अचानक से 10 घंटा पढ़ने का हैबिट नहीं है तो उस दिन नहीं कुछ समझ में आएगा, फेल होने का पूरा पूरा चांस रहेगा। इसलिए कम पढ़ेगा। नहीं, आदत एक्चुअली नहीं रहेगा ना, तो एग्जाम में टाइम में दिमाग नहीं काम करेगा। अब देखो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तुमको बताए होंगे सर काफी। बस सबलेटिंग याद रखना है। क्या याद रखना? सबलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका खर्चा लेस करेंगे, कोई भी लॉटरी ग्रॉस करेंगे। ठीक है, इस पे 3 क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, उसको खाली तुमको करना है। हाँ, इसमें कभी कभी गंदा क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही गंदा आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज था उसमें, ये देखो ये सब जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो भी है। गिफ्ट का फेयर मार्केट वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा, लेकिन 3 नंबर का आएगा और पगला कर देगा इसमें।
गिफ्ट वाला थोड़ा, ओए गिफ्ट वाला सर कराएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000, याद है थोड़ा बहुत। कभी कभी 3 नंबर में आता है, लेकिन नहीं, वो सब कुछ नहीं करना। चलो ये कॉपी में करोगे। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हाँ हाँ, ऊपर से देख देख के करो, कुछ नहीं, कॉपी में आंसर तुमको दिख जाएगा, उधर से देख के करो, छोड़ो ना। इलस्ट्रेशन 116 होगा। अरे तो हम तो इधर से देख के करना, कहाँ देखना, चलो करो ना। पूरा नहीं दिखा सर, 107 अरे नहीं भी है तो भाई हम देखो ना, यहाँ से करो, जल्दी से कॉपी में करो। अरे कॉपी में करो ना, ऊपर में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ अदर सोर्स, बस सिंगल कॉलम में बनाओ। आपको और कौन जाएगा, नहीं याद है तो कंप्यूटेशन ऑफ अदर सोर्स पास करो, इसका जीरो में तो फेल ही हो जाएगा। चल देखो कंप्यूटेशन ऑफ, अरे नहीं फेल मतलब नहीं है, बता दिए ताकि नहीं फेल हो। नहीं रे भाई, कौन फेल होगा कौन पास होगा तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा, ठीक है। वो कोई भी उस दिन से के अंदर हो सकता है। देखो कंप्यूटेशन ऑफ कुछ नहीं बोलता, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, एक एक देख के लिखो, ऐड करो कौन कौन आएगा। सब ऐड कर दो। नहीं पता नहीं भाई, लिख के जाओ भाई। पढ़ भाई, अभी एग्जाम है। मेरा भी बता प्राइवेट ट्यूशन फीस होगा ना, वही है 3 लाख ये शायद ये पूरा 5 क्वेश्चन राइट किया होगा, केबीसी में 5 क्वेश्चन राइट किया होगा, 3 लाख लेके जाना तो लो, तुमको लो ना, मुझे पता था। पेंशन I don't know. Why? जो लेस कौन सा Living from lottery. क्या दे? कैलकुलेटर दे? तो कैशियो करके चला गए। मेरे नहीं लाते। कितना
वेकेंट का क्या बोलेंगे? लेटिंग आउट वेकेंट यार भाई लिखा दे अरे वेकेंट लाइन मस्ती लग रही थी तो लेटिंग आउट फोरेट पे दिखा वहां पे यहाँ से वहां चले जाओगे राइटर की बाउंड्री अदर सोर्सेस में आती है तो एक 3 में 15 लेटिंग आउट लोअर या वो लेटिंग या जिसने क्या जाना है बेसिक ऑफ लेटिंग करके या कौन हो रहा है आज बस एक बार जब से सर बाहर है चली गई फाल लगाए मारा फाल चली गई पता नहीं भाई रुक जा अच्छा नहीं लगता हमको फालतू का बात नहीं करेगा कुछ स्टार्ट करना है इंटरेस्ट और इनकम टैक्स स्कूल का रिफंड इंटरेस्ट मिला ना इनकम टैक्स नहीं लिया इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर लगेगा सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी ओरिजिनल 12,000 इनकम टैक्स नहीं होगा वहां लैंड अरे 10,000 इनकम सबलेटिंग है हाउस प्रॉपर्टी ओनर जो है लिखना सारे मतलब क्या है सबलेटिंग क्या है ग्रुप 2 ले क्या सर क्या चीज ग्रुप 2 बजे प्रणाम सर अरे क्या ग्रुप ग्रुप सर प्रणाम सर क्या पढ़ाते हैं ले लीजिए दोनों फिर भी ले ले क्या अरे वाह क्या बात कर क्या ले सर सर मैं आई लिए भी ले ले हाँ मैंने वही सब सर मेरा सब्जेक्ट भी नहीं हो रहा है ठीक है हम कॉर्पोरेट ले लेंगे ठीक है फॉर्म की जरूरत नहीं है पेपर कैसा गया था बहुत अच्छा मिल गया पेपर ना उसको आप 4 मार्क्स कम दिए वो बोल रहे सर वो दिखाएगा तो और काटेंगे हाँ दिखाओ सर सच्ची में सर बस में दिखाओ 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 वाह बहुत अच्छा होगा मेरा भी भाई दिखा रहा खोल के देते ना सर वही डायरेक्ट सर तो बोल रहा है 20,000 में 12,000 माइनस का चार है ना इनकम टैक्स इनकम टैक्स पे किया
पर्सनल एक्सपेंसेस दिए फाइनेंशियल दिए वहाँ नीचे में नोट दिया भाई समझ गए पूरा अगर तो उसमें दो ही लास्ट और एग्जाम में तो ये सब कुछ आतंकवादी ये बोले तो 2002 में अमन पैदा हुआ था उसके साथ मुमताज 2003 में पैदा हुई साथ में कैसे हुआ ये एक करोड़ इसका बढ़ाने का सर ये हुआ था देखिए तो डेबिट क्रेडिट नहीं लिखी होगी कहीं अमाउंट पे साइड नहीं लिखी होगी एक्चुअली ऐसा होता क्या लिखोगे तो एक बार हो गया क्या लिखा है सर देखिए डेबिट क्रेडिट नहीं लिखी होगी आपको तो ज्यादा सर एक बार सॉल्व करते एग्जाम्पशन आ जाता है इसीलिए ना रीचेकिंग करना चाहिए एग्जाम में भी रीचेकिंग करना चाहिए ना क्या आ गया तो घुस क्या लगा लेकिन कंपनी नहीं अंडरलाइन नहीं किया करना घुस से आओ जीरो जीरो है जीरो जीरो को 40 कर दिया नोट दे कंपोजिट एंड मतलब जो अभी बोले ना खाने के साथ में रेड भी ले रहा है इनकम टैक्स पेमेंट personal expenses is not deductible in any case नहीं कटेगा इनकम टैक्स वो टैक्सेबल ना नहीं वो तो एक्सपेंडिचर वो ये कर लेते क्या है कॉपी नहीं कर सकते इससे टाइपिंग के लिए इनकम का मतलब इनकम टैक्स नहीं आता वो इनकम नहीं है ऐड करना 4 5 कंपोजिट इसमें कुछ ये कंपोजिट रेंट रिलीज भी कर देख लो क्या है कंपोजिट रेंट देखो सर इनकम टैक्स रिफंड नहीं है इनकम टैक्स रिफंड तो मेरा टैक्स दिया हुआ है ना तो एग्जेम्प्टेड होगा वो तो उस फिर इसको इनकम क्यों मानेंगे
देखो पेंशन का खाली ध्यान रखना। हाँ, बैंक इंटरेस्ट अगर कोई ग्रॉस नहीं है, लेटिंग आउट ऑफ द वैकेंट लैंड, ठीक है, अगर नहीं याद है। हाँ, कोई अदर सोर्स का है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश है तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया रहेगा तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर हाँ एग्जेम्प्ट हो जाता है, 5,000 के ऊपर अगर एग्रीकल्चर इनकम रहेगा तो टैक्सेबल होगा। कैसे होता है टैक्सेबल? हाँ, वो कहानी में होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको लेके अदर सोर्स को लेके बहुत ज्यादा नहीं, जैसे ये कंपोजिट रेंट वाला ध्यान रखना, ये सब का सब लेटिंग। अगर मान लो टीडीएस, ये लॉटरी दिया, बोला कि 70,000 है और टीडीएस कटा हुआ है। अच्छा, टीडीएस के साथ कभी कभी एजुकेशन सेस भी रहता है, तो ध्यान उसको देना। मान लो 30.75 है मान लो, तो जो आएगा वो डिवाइडेड बाई 69.25 इंटू 100 करके ग्रॉस लेंगे हमेशा, याद रहेगा। और कोई भी खर्चा उसमें अगर मान लो डिडक्टेड है तो नहीं, खर्चा डिडक्ट नहीं करें, ध्यान रखना, बस इसको ऐड करना। और गिफ्ट का अलग से अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ना है तो छोड़ देना, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2-3 तो क्वेश्चन हम भेज देंगे, जो इंस्टीट्यूट के मैट में क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन देता है, 6 नंबर या 7 नंबर हम भेज देंगे। क्लबिंग वाला निकालो थोड़ा सा। क्लबिंग वाला किसके साथ दे रहा है एग्जाम में? क्लबिंग वाला निकालो। अच्छा, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है पहले समझ लो, 2 मिनट समझ लो। ओए, क्लबिंग ऑफ इनकम है क्या? जनरली किसी का मम्मी और पापा दोनों काम करता है तो दोनों का टैक्स है, नहीं भी काम करता तो भी टैक्स फाइल है, टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। तो अगर काम करता है, अब बच्चा अगर कमाई करके लाया कुछ, बच्चा का तो 18 साल है नहीं, तो किसके साथ उसका इनकम ऐड होगा? पर्सन हैविंग हायर इनकम। लेकिन कैसे पता चलेगा सरकार को किसका इनकम हायर है? बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल बात यह है कि पर्सन हैविंग लोअर इनकम, लेकिन ये रूल है कि हायर इनकम के साथ ऐड करना है। हम क्यों करने जाएंगे इनकम, हायर इनकम? लेकिन अगर लीगली है पता सरकार को कि हम सैलरी में है, तब तो पता ही है कि मेरा इनकम इतना है, ठीक है। लेकिन अगर लीगली नहीं पता तो हम लोग किस में ऐड करते हैं? क्लाइंट का काम करोगे, किस में ऐड करोगे? पहले तो ऐड ही नहीं करेंगे। अगर पता चला कच्चा में मिला तो, पक्का में मिला तो ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि, लेकिन अब उसमें भी बच्चा का, उसके बाद बच्चा का जो पैसा डिडक्शन मिलता है, कितना डिडक्शन मिलता है? 1500, कितना, ठीक है। तो एक तो ये आता है क्लबिंग। तो किस किस इनकम को क्लब करेंगे, किस किस इनकम को क्लब करेंगे, और क्लब करने के बाद टैक्स निकालेंगे। अच्छा, ये सब क्यों हुआ? क्लबिंग किस लिए प्रोविजन आया? नहीं, क्लबिंग का इसलिए प्रोविजन आया था क्योंकि होता था क्या, जैसे मान लो हम अपना प्रॉपर्टी अपना वाइफ के नाम से ट्रांसफर कर दिए, जो इनकम आया बोला उसका इनकम है, और विदाउट कंसिडरेशन किए क्या। अब सरकार को तो मूर्ख बनाने के लिए ऐसा किया कि भाई उसका इनकम हो गया, लेकिन इनकम अल्टीमेटली किसका है? तो सरकार को लगा कि यहाँ पैसा का चोट हो रहा है, मतलब टैक्स इवेजन हो रहा है, क्या चोरी कर रहा है। टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस, 3 होगा, पढ़ लेना। क्या क्या बोले? टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स चोरी करना, मतलब इवेजन होता है। टैक्स प्लानिंग मतलब लीगल चोरी करना, चोरी कर रहे हैं बताएंगे नहीं, दैट इज टैक्स प्लानिंग, क्या जैसे। और टैक्स अवॉइडेंस, तो टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, इवेजन में एकदम चोरी ही करना होता है, ठीक है। तो टैक्स इवेजन ही मेन मुद्दा है सरकार का, कोई भी गवर्नमेंट का। जितना भी डेवलपिंग कंट्री अगर टैक्स इवेजन को रोक लिया तो कंट्री ऐसे थोड़ा डेवलपमेंट में चले जाएगा। टैक्स इवेजन रोक नहीं पाता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में हिम्मत चाहिए रोकने के लिए, नहीं तो जेएनजी पैदा हो जाता है देश में। तो देखो, बेसिकली जनरल रूल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स टू बी क्लब्ड, क्या है? इनकम विच इज टू बी क्लब्ड शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का सबका अलग अलग करेंगे, फिर ऐड करेंगे। क्लबिंग हेड, इनकम शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट एंड क्लब शैल बी मेड हेड, अच्छा हेड बेसिस, सैलरी टू सैलरी, और ठीक है। अब डिडक्शन अंडर चैप्टर इतना, इफ द क्लब्ड इनकम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन तो 80C to 80U डिडक्शन मिलेगा। ऐसा फालतू बात नहीं पढ़ना है। क्लबिंग ऑफ निगेटिव इनकम भी, अगर पॉजिटिव कर रहे तो निगेटिव भी, अगर लॉस है तो भी लेस करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव करेंगे तो निगेटिव भी
रिवोकेबल ट्रांसफर, तो यहां से सेक्शन यह स्टार्ट है। अगर हम रिवोकेबल ट्रांसफर किए, रिवोकेबल ट्रांसफर पता क्या होता है? 10 साल बाद बेचोगे तो हम ही को बेचोगे। आज हम तुमको बेचे हैं, लेकिन 10 साल बाद अगर बेचोगे या तुम्हारा मरने के बाद मेरा हो जाएगा। दैट इज रिवोकेबल ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन 5 साल बाद अगर तुम बेचोगे तो किसी और को नहीं बेच सकते, पहला हम ही को बेचोगे, या फिर तुम्हारा सलटने के बाद मेरा ही हो जाएगा। तो वो क्या हुआ? रिवोकेबल ट्रांसफर। तो उस केस में क्लब्ड होगा, लेकिन एक्सेप्शन है। क्या क्या? एज पर इतना प्रोविजन ऑफ द 61 शैल नॉट बी अप्लाई टू इनकम अराइजिंग द पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ क्या? ट्रांसफर बाय वे ऑफ क्या? क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट करके दे रहा तो नहीं। जैसे जनरली क्या होता है, जितना भी बड़ा आदमी लोग होता है ना, वो अपना ट्रस्ट बना देता है और अपना प्रॉपर्टी उसमें दान कर देता है। तो सेठ सूरजमल हो गया मान लो, तो सेठ सूरजमल का बिल्डिंग अब सेठ सूरजमल का हॉस्पिटल बन गया, तो ट्रस्ट बना के दान किया, तो रिवोकेबल, तो वो इनकम क्लब नहीं होगा। लेकिन ना ध्यान रखना, क्लबिंग होने के लिए रिवोकेबल ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट के नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट बना करेगा तो नहीं होगा, ठीक है। 99.9% ट्रस्ट बना के रिवोकेबल ट्रांसफर होता है, क्योंकि टैक्स नहीं लगता है, मैंने इनकम नहीं ऐड होता है। दूसरा, ये सब कहानी दिया उसके ऊपर, रेमुनरेशन टू स्पाउस। रेमुनरेशन टू, अगर अपना वाइफ को कोई अपने ही बिजनेस में, भाई कोई अपना वाइफ को अपने बिजनेस में सैलरी दे रहा है तो क्लबिंग हो जाएगा, लेकिन उसमें भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहानी है, इतना % से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और वाइफ अगर प्रोफेशनल है तो दे सकता है, सीए है, सीएमए है, लॉयर है तो दे सकता है, ठीक है। ठीक है, टेक्निकल अगर कुछ है तो एग्जेप्शन। इस पे ये इलस्ट्रेशन एक बार देखो, इलस्ट्रेशन 3 देखो। मिस्टर मिसेज ओम बोथ आर वर्किंग इन ए लिमिटेड विदाउट पोजेसिंग एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। है टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट देयर इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। तो टैक्सेबल सैलरी कितना है? एक का 12-20 और एक का कितना है? मिसेज 170। अदर इनकम दे दिया है। शेयर्स ऑफ होल्डिंग कितना है? कंपनी में शेयर्स ऑफ होल्डिंग भी है, मतलब उस जिस कंपनी में काम कर रहा है तो 10% के ऊपर है। देखो कितना % है? 2 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10% देखो ना। अरे वो नहीं, 12-20 के जगह 2-20 दिया। ओ अच्छा, ठीक है। इन केस ऑफ द कंपनी, इफ बेनिफिशियरी होल्ड नॉट लेस देन 20% इक्विटी एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सच मे बी हेल्ड बाय एसएससी और पार्टली वन ऑफ द मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स इज नॉट लेस देन इतना % ऑफ, ठीक है 20% है ना। और यहाँ कितना % लेके होल्ड किया है? कितना? एक 15%, एक 6%, दोनों मिला के 21% हुआ। 3 और 17 20, 18 और 1 19% ना। 3 केस दिया, 3 केस दिया ना। तो 20 के नीचे नॉट लेस देन 20% ना। वो नॉट लेस है क्या? जैसे जिस कंपनी में काम करा उसका इक्विटी शेयर उसके पास 20% के करीब है, दोनों मिला के, हस्बैंड वाइफ मिला के या रिलेटिव के। जैसे मेरा और मेरा रिलेटिव माने मेरा बच्चा हो गया, वाइफ हो गया, तो सब मिला के अगर 20% तक उसमें मेरा ये इक्विटी शेयर में इन्वेस्टेड रहेगा, ठीक है, और उसी से सैलरी लेंगे तो क्लब कर दिया जाएगा। तो किस में क्लब किया जाए? देखो इस 1-2 में होगा और हाँ। 3 में नहीं होगा। 1 में कितना होगा? क्योंकि 20% हो रहा है, दोनों मिला के देखो ना। 15 और 6 कितना हो गया? 21%। तो हाँ, उसमें ये भी 20% होगा, लेकिन अगर 20% से कम है 19%, तो इसमें क्लब नहीं होगा। देखो तो कितना? 170। समझे? अरे दोनों का केस में मेन समझ में, अगर किसी कंपनी में हस्बैंड वाइफ या रिलेटिव में दोनों मिला के अगर 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रहेगा, ठीक है, 20% या 20% से ज्यादा, तो क्लबिंग होगा। अगर 20% से कम रहेगा तो क्लबिंग नहीं होगा। क्लबिंग किस में होगा? जिसका हायर इनकम रहेगा। तो एक ही कंपनी में दोनों काम कर रहे हैं, तो क्लबिंग में किस में? मिस्टर कितना 12 लाख समथिंग, उसमें 1,70,000 उसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐसे ऐड हो रहा है? ताकि टैक्स का इवेजन नहीं कर पाए। समझे? ये मिस्टर ओम का सैलरी 12-20, ये मिसेज ओम का सैलरी कितना? 170। तो मिसेज ओम का सैलरी नहीं माना जाएगा, मिस्टर ओम का सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के कितना % है? दोनों मिला के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% या 20 से ज्यादा होना चाहिए। 20 से कम है तो नहीं होगा क्लबिंग, ठीक है।
उसी तरह से रिवोकेबल ट्रांसफर बता दिया था एक्सेप्शन, और 3-4 है बस, इंपॉर्टेंट है वही है। अच्छा, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, अपना स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया एसेट्स, तो जिसका हायर इनकम रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन देखो, इन द फॉलोइंग केसेस क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी, ये मीन करना है कहाँ नहीं, इसी पे क्वेश्चन बोलेगा क्लबिंग कहाँ नहीं होगा। तो व्हेन सच ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, पैसा लेके किया है, ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, दोनों डिवोर्स ले लिया, इसके लिए हुआ तो भी नहीं होगा। वेयर द एसेट ट्रांसफर टू हाउस प्रॉपर्टी सच एज ट्रांसफर बिल गवर्नड बाय सेक्शन इतना, तो इस 3 केस में क्लबिंग नहीं होगा, बाकी सभी केस में क्लबिंग कर देंगे। किसके साथ? जिसका हायर हो रहेगा। स्पाउस माने ये नहीं होता वाइफ या हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड इज ए स्पाउस। और है एक और है, इंपॉर्टेंट है, खाली जो बोल रहे हैं वही देखना, उसी पे आएगा क्वेश्चन। माइनर चाइल्ड का पार्टनर का देखो तो है क्या, चाइल्ड वाला बहुत बार आ गया है तो जनरली नहीं आना चाहिए। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड बहुत बार आ गया, ठीक है। माइनर चाइल्ड का जो ज़्यादा कमाएगा फादर या मदर उसमें ऐड करेंगे, और डिडक्शन मिलेगा 1500 रुपया पर चाइल्ड। कितना मिलेगा? 1500 और क्लब्ड कुछ भी जो भी हुआ, विच एवर इज लोअर, ठीक है। 1500 जिसमें क्लबिंग होगा उसमें डिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन अगर चाइल्ड, देखो अगर चाइल्ड का मैरिज हो गया है, अब क्वेश्चन है जब चाइल्ड है तो मैरिज कैसे होगा? चाइल्ड अगर मैरिज है तो बाल विवाह तो अमान्य है 21 साल में, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है वो सब हम नहीं जानते, ठीक है, वो सब सिविल वाला केस है, हमको टैक्स लेना है, तो वो सब में हम नहीं पढ़ने जाएंगे कि ये केस है वो केस है, ठीक है। तो लॉयर लोग यही सब तो काम करता है। हाँ देखो, व्हेन मैरिज सबसिस्ट, ठीक है, विद द इनकम ऑफ द हेड्स of the parents whose total income excluding his income is higher, ठीक है, when the marriage does not subsist with the income of that parent who maintain the minor child, ये दोनों में, ठीक है, कंडीशन है, बस उतना देखना है। 1500 रुपया डिडक्शन मिलता है, इस पे देखो, ये कहानी पढ़ लेना, पूरा प्रोविजन क्लियर हो जाएगा। अगर समय नहीं है तो ये सब नहीं पढ़ना, बार बार बोल रहे हैं, अगर समय कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना है, लॉ पढ़ना, तो इसको छोड़ देना, समय अगर है तभी ये सब करना, ये नहीं है कि इसको पढ़ते रहना। देखो HUF में भी है एक ठो देखो, तो पार्टनर का है, पार्टनर का नीचे है क्या, देखो लिएबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, दो तो इलस्ट्रेशन खाली देख लेना, एक 8 देख लेना, एक 9। दो तो इलस्ट्रेशन देख लेना, एक 8 और एक 9, ठीक है, देख लेना, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। और नहीं रुको, कभी कभी आता है, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है 3 टर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है। जनरली ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत नहीं है, ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड या अच्छे से आता है ना, ये जरूर करके जाना, लेकिन हाँ ये छोड़ के नहीं जाना। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन छोड़ सकते हो, इसको नहीं छोड़ना है। और एक तो छोटा सा चीज खाली ये निकालो, खाली उसमें जो ये रिटर्न निकालो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो, रिटर्न तुम लोग को बहुत जरूरी है बताना, वो नहीं कराए सर। 10 मिनट लगेगा सर, 10 मिनट लगेगा सर, क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है। रिटर्न निकालो, रिटर्न कितना नंबर पेज? आसपास नहीं बोलो ना, पास कहाँ है? 556
नहीं मिला। 5 और 6 कितना नंबर पेज? 556। फाइलिंग ऑफ रिटर्न देखो यहाँ, इस पे 5 नंबर का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। रिटर्न फाइल कौन करेगा? जिसका, तो कहीं कहीं कंपलसरी रिटर्न, ध्यान से सुनना, काम का चीज है, कहीं कहीं कंपलसरी, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस रिटर्न करना कंपलसरी है। लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए अगर 2.5 लाख से, इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख तक रहेगा तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर है तो कंपलसरी रिटर्न है। ये तो पहला बात है। दूसरा है ड्यू डेट क्या है, तो सेक्शन क्या होता है ड्यू डेट 139 में, कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इनकम, इवन वेयर देयर इज लॉस, रिटर्न भरना पड़ेगा। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, ठीक है, ये सब का कंडीशन इंडिविजुअल जैसा ट्रीट होता है। एनी यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज भरना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, इसको रिटर्न भरना ही है, चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो, नहीं हो, कुछ नहीं हो। बिजनेस, ट्रस्ट, सभी, इन्वेस्टमेंट फंड है। एनी अदर पर्सन वेयर इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट कितना, ये सब सेक्शन के बाद एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। जनरली इंडिविजुअल, जनरली इंडिविजुअल कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना है। अच्छा, अब मैनुअल शायद नहीं रहा, मैंडेटरी फर्निशिंग द रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है, हाई वैल्यू ट्रांस मैंडेटरी रिटर्न करना है, रिटर्न भरना ही भरना है। तो उस कहाँ रिटर्न भरेगा, पढ़ना काम का बात है, एग्जाम के लिए नहीं, ये जरूर पढ़ना, एग्जाम पर्पस के लिए हो या नहीं हो, लेकिन पढ़ना आना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे सुपर सीनियर सिटीजन है तो कितना रिटर्न होने से, 5 लाख होने से रिटर्न भरना जरूरी है। स्कीम ऑफ सबमिशन थ्रू टैक्स रिपेयर, ये सब फालतू बात नहीं है, ठीक है। 5 लाख इनकम में टैक्स फाइल कर रहा है, 30 से नहीं कर रहा, 10 से कर रहा है। कौन है पहले देखो, हाँ हाँ, इंडिविजुअल है। अब वो कौन क्या किस लीगल स्टेटस में आता है उसका रिटर्न भरना, अभी तो वही पढ़ा है ना कि कौन कौन रिटर्न भरना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आ जाता है। अब देखो फॉर्म्स रिटर्न ऑफ इनकम, ये जरूर पढ़ना। रूल 12 प्रोवाइड्स, देखो ITR 1 सहज बोलता है, ITR 1 कौन सा इनकम के लिए भरना जरूरी है, ठीक है। ITR 2 इंडिविजुअल नॉट कैरिंग आउट अ बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप, उसके लिए ITR 2 है। ITR 3 किसके लिए, प्रोप्राइटरशिप के लिए ITR 3 है फॉर प्रिजम्पटिव इनकम, पढ़े हो ना। ITR 4 उसका नाम सुगम है। ITR 5 किसके लिए, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ये सब छोड़कर ITR, ठीक है। और ITR 6 कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन, 11 में सेक्शन 8 कंपनी जनरली। एंड ITR 7 कौन, इनकम रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर इतना सेक्शन में। और ITR 5 इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म, ये जरूरत नहीं है, 7 तक खाली करना, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ITR भरना किसके लिए, कौन सा ITR जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जानने का भी चीज है। अच्छा, मोड्स ऑफ फर्निशिंग रिटर्न क्या, पेपर रिटर्न भी है अभी, मैनुअली भी है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है, ठीक है। अब देखो किसको कैसे, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे भरना है, ठीक है, किसको कैसे भरना जरूर जानना है। कभी कभी आ जाता क्वेश्चन, सिर्फ चार्ट पढ़ना है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न, इसको बोलता है ड्यू डेट, क्या, ड्यू डेट। तो जनरली किसके लिए 30 नवंबर, ये डेट घटता रहता है, जनरली घटता नहीं, बढ़ता ही रहता है। ये ड्यू डेट जरूर करना है। फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न इनकम, अगर कोई रिटर्न नहीं जमा किया है तो उसका पेनल्टी लगेगा, कितना लगेगा, अगर 5 लाख के नीचे तो 1000 और 5 लाख के ऊपर है तो 5000, ड्यू डेट के बाद अगर भरेगा तो रिटर्न लगेगा।
व्हेन रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड, रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना है कंपनी के लिए कंपलसरी, अदरवाइज सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। क्या सेट ऑफ अगर नहीं करेगा तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। अब बिलेटेड रिटर्न, अगर कोई ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरा तो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च तक रिटर्न भर सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। पेनाल्टी दे के रिटर्न भर सकता है। बिलेटेड रिटर्न इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न? अगर वो रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भरा है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च तक रिटर्न भर सकता है। दैट इज नोन एज बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, और एक बार रिटर्न भर दिया तो उसको 505 लाख बार चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न। तो रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज, कैन बी रिवाइज, कैन बी रिवाइज, कैन बी रिवाइज। तो रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, रीड। चैरिटेबल ट्रस्ट अलग है इसलिए। रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रीड। रिटर्न ऑफ इनकम इज रीड। रीड मतलब समय नहीं तो नहीं पढ़ना। रीड। कॉलेज के लिए क्या कंडीशन है? ठीक है, माने रीड करना है क्योंकि 5 नंबर का आ जाता है। अब देखो रिवाइज रिटर्न, अगर कुछ देखो, डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो यहाँ 2 ही शब्द होना चाहिए। क्या? ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्या कर सकता है? तो टाइम लिमिट क्या है? 31 दिसंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर विचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो रिवाइज कैन बी रिवाइज, कैन बी रिवाइज। ठीक है, डिफेक्टिव रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। अंडर दिस सेक्शन द एओ हैज पावर टू कॉल अपॉन द असेसी टू वेरीफाई द डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव रिटर्न कितना दिन के अंदर करेगा और क्या क्या डिफेक्टिव रिटर्न होता है? देखो, अ रिटर्न ऑफ इनकम वुड बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव अनलेस द अनेक्सर स्टेटमेंट कॉलम देयर इन रिलेटेड कंपोजिशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर इतना ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम हैव बीन ड्यूली फिल्ड इन। तो ये सब में कुछ गड़बड़ी है तभी वो डिफेक्टिव रिटर्न करेगा। साइन में गड़बड़ी है, डिफेक्टिव रिटर्न। अमाउंट में गड़बड़ी है, डिफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, तो डिफेक्टिव रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे होगा, आगे पीछे होगा, कहीं ना कहीं है। हम पिछला बार भी पढ़ाए भाई, आगे पीछे होगा कहीं ना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, कौन साइन करेगा रिटर्न में? देखो, जनरल में इंडिविजुअल करता है, कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर नहीं जानते हो तो टैक्स नहीं जानते हो मान लो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टी, अरे होगा। पॉलिटिकल पार्टी में कौन साइन करेगा रिटर्न? अपडेटेड रिटर्न इंपॉर्टेंट है ये तो शायद बुक में नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, पैन का कोई पूछता नहीं नहीं। एक तो इसमें स्क्रूटनी कहाँ गया? स्क्रूटनी वाला रुको, हाँ ये 3.9 देखो, सेल्फ असेसमेंट एंड इंटीमेशन। जो हम लोग जमा करते हैं रिटर्न उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या? लेकिन कभी कभी अगर एओ को लगता है कि ये रिटर्न इसको भरना चाहिए, एओ माने असेसिंग ऑफिसर, जैसे हर एरिया का एक काउंसलर होता है, तो हर एरिया का एक एओ भी होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है। उसका भी इनकम टैक्स का भी वार्ड होता है। वार्ड इतना, जैसे यहाँ का जो वार्ड है पोदारकोट है। क्या? पोदारकोट में इनकम टैक्स का रिटर्न भरा जाता है। मल्लिक बाजार एरिया का बम्बू विला एक बिल्डिंग है, वहां पे होता है। ठीक है, तो हर एरिया का अपना अपना एक वार्ड है, वहीं पे इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे इस प्लैनेट में भी एक है, वहां का भी है। तो सेल्फ असेसमेंट एंड इंटीमेशन जनरली हम लोग अपने असेस करके देते हैं। सेल्फ असेसमेंट देखो, इलस्ट्रेशन इतना देखो, ये सब रीड कर लेना। अच्छा, टीडीएस माने एडवांस टैक्स होता है। क्या? टीडीएस मतलब क्या होता है? हाँ, अगर कोई टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जनरली टीडीएस पेमेंट करते समय काटते हैं और पेमेंट लेते समय जो काटते हैं उसको, ठीक है, एक देते समय काटते हैं, एक पैसा लेते समय काटते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो टीसीएस कलेक्शन एट सोर्स, कलेक्शन कर रहे हैं और डिडक्ट कर रहे हैं। डिडक्ट माने दे रहे हैं तो डिडक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं तो कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पैसा ले रहे हैं। ठीक है, किस किस? इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटीमेशन असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कब इंटीमेट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कब तुमको नोटिस भेजेगा? तो एक नोट इंटीमेशन का नोटिस होता है 143(1). ये अगर नोटिस आ गया मतलब तुम्हारा रिटर्न सही है।
स्क्रूटनी असेसमेंट, अगर तुम्हारा कोई रिटर्न में गड़बड़ी मिला तो स्क्रूटनी असेसमेंट चले जाएगा फाइल स्क्रूटनी में। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनोगे, अब ये सब जान के रखो, बुरा वक्त में बहुत काम आ जाता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहता है कि अगर तुम अपना रिटर्न नहीं भरे हो तो एओ अपने मन से रिटर्न भर देगा, भर नहीं देगा तुमको बुला के बोलेगा इतना टैक्स दो, ठीक है, तो उसको बेस्ट जजमेंट। और इनकम स्कैपिंग असेसमेंट, कोई अगर इधर उधर गंडोगोल करके रखा है तो उसका एक अलग से असेसमेंट होता है, इनकम स्कैपिंग असेसमेंट बोलते हैं। ये सभी में से कोई एक पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा जितना बता दिए उसी को बात को बना देना है। स्क्रूटनी माने फाइल रिटर्न तुम भरा, उसमें पकड़ाया तुम्हारा कुछ गड़बड़ी, दैट इज स्क्रूटनी। जनरली रैंडमली ये होता है, 10 लाख फाइल में किसी एक का पकड़ा जाता है, स्क्रूटनी असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पकड़ा गया तो फिर उसका हो जाता है, फिर तुम प्रूफ नहीं कर पाएगा, पूरा जन्म पत्री खोल देगा तुम्हारा, तुम किसके साथ कितना रुपया का ट्रांजेक्शन किया सब, अब जो भी है सबको बुलाया जाएगा। अब इश्यू ऑफ नोटिस टू असेसी, असेसी को नोटिस दिया जाएगा 142(1) में। नोटिस क्या दिया जाएगा, देखो और नहीं होने का जरूरत है, यही काम का चीज, यही टैक्स है, किसी पे काम होता है टैक्स में मेनली। देखो नोटिस टू सबमिट रिटर्न के लिए नोटिस दिया जाता है, नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, नोटिस टू फर्निश इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी कोई भी रिटर्न भर के सोच रहा है हीरो बन गया है, इनकम टैक्स के पास 7 साल तक उसको इंक्वायरी करने का राइट है, और वो चाहे तो बढ़ा सकता है, 14 भी कर सकता हो। जैसे देखा 7 साल तक नहीं हुआ तो 14 साल कर दिया, अब 14 साल पुराना हिसाब किताब तुम्हारा लेके आओ, ठीक है। हाँ, तो जो भी हीरो हीरोइन बन रहा है अभी, वो उसको छोड़, अभी इनकम टैक्स के पास काम जरूरत ज्यादा है। जो 1 करोड़ का आसामी उसको पहले पकड़ेगा या 1 लाख वाला पकड़ेगा। अब इनकम टैक्स के पास ऑफिसर बैठा हुआ तो ठीक है, जाओ 1 लाख वाला पकड़ो, 1 लाख वाला अब 1000 को पकड़ो, तो ठीक है, समय आएगा सभी का। इसलिए कोई भी गलती से भी नहीं करना। जितना इंडिया डेवलप होगा उतना तुम पकड़ के दायरे में आ जाओगे। तुमको लग रहा है कि तुम्हारे हर बिजनेसमैन के ऊपर सरकार का नजर, उसको टैक्स लेना है, तुमसे ज्यादा होशियार है, याद रखना। तुम देना है तो तुम नहीं ज्यादा होशियार, उसको लेना बहुत होशियार है वो लोग। ऐसा सिस्टम लगा 50,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन होते तो उसका बिलिंग करता है सॉफ्टवेयर, वो आदमी लगा कर रखा है कि इस इतना पैन को तुम देखोगे, इतना पैन को तुम देखोगे। कोई भी थोड़ा नॉर्मल नेचर का हो रहा है उसको धरो, उसको लगा बगल वाला चाचा बता दिए, नहीं वही बता रहा है, ठीक है। गिविंग डायरेक्शन टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये समय रहेगा ज्ञान के लिए पढ़ना। मेकिंग इंक्वायरी कब कब करेगा, इंपॉर्टेंट है। इंटीमेशन है, ठीक है, हो गया, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एमसीक्यू सभी कर लेना। ये जो अभी हम करवाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कभी आ जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना ही करना, डिफेक्टिव रिटर्न करना है, रिवाइज रिटर्न करना ही है, बिलेटेड रिटर्न करना, ये तो 4 कर ही लेना, बस और कुछ नहीं है। अब जिसको कुछ अगर कॉस्ट में लगता है पूछने का है तो पूछना, नहीं है तो जरूर जबरदस्ती नहीं पूछना है। तुम फोन करके भी पूछ सकते हो छोटा मोटा चीज,